बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिसानुल हिसाब के साथ हम मौजूद हैं जनाब। ये लेक्चर नंबर 2 जा रहा है हमारा और हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 10। जैसा कि मैंने आपको फ़र्स्ट लेक्चर में बताया था कि लेक्चर नंबर 1 जो है वो बिल्कुल थ्योरम्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद मैं थ्योरम स्टार्ट करूँगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी यूनिट नंबर 10। इसका थ्योरम नंबर 10.1 स्टार्ट लेते हैं विदाउट एनी डिले। हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है जी। मैं सारा बुक से ही करूँगी ताकि आपको जब एग्ज़ाम्स या अपने पास प्रिपरेशन के टाइम जब भी आप कर रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल ना लगे। मैं सारी चीज़ें यहीं से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए। थ्योरम की स्टेटमेंट है जी। देखिए आप ज़रा सबसे पहले एक नोट कर लें। बात वो ये कि एंगल साइड कॉन्ग्रेंस थ्योरम्स के ऊपर हेडिंग है, इसका नाम दिया हुआ है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो यहीं पे आ गई है। देखें बेटा, याद रखिएगा जिन थ्योरम्स की स्टेटमेंट के ऊपर एक नाम हो, ठीक है, उस थ्योरम के नाम से भी आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपको कहा जा सकता है कि क्वेश्चन पेपर में कि स्टेट एंड प्रूव AAS कॉन्ग्रेंस थ्योरम। अब फिर वो आपको ये स्टेटमेंट अगर ना भी दे ना, ये जो आपको रेड लाइंस में नज़र आ रही है स्टेटमेंट, वैसे तो क्वेश्चन आता है तो ये सारी स्टेटमेंट दी हुई होती है और उसके बारे में कहा जाता है कि आप इस थ्योरम को प्रूव करें। लेकिन जिन थ्योरम्स के नाम होते हैं उनकी बाकायदा ऊपर हेडिंग दी हुई होती है। उन हेडिंग्स के साथ आपको याद होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट क्या है। अब आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड प्रूव AAS कॉन्ग्रेंस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आपने समझ जाना है कि किस थ्योरम की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं जिनके नाम होते हैं और वो बाकायदा स्टेटमेंट नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। इसी बुक के यूनिट नंबर 15 में आप देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के नाम से स्टेटमेंट होगी, थ्योरम होगा। अब देखें पाइथागोरस थ्योरम, अब वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे सकता है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फिर अगर वो ना भी कहे ना कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ एंड अप टू सॉन, ये सब ना भी बोले तब भी उसका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आपने खुद ही इसको स्टेट भी करना है, यानी इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और खुद ही इसको प्रूव भी करना है, ठीक है। तो आपने ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो जिन थ्योरम्स के ऊपर नाम है, ये याद रखना है कि इनके आपको नाम के ज़रिए स्टेटमेंट्स आनी चाहिए, ठीक हो गया। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेटमेंट कहती है कि इफ़ टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड कॉन्ग्रेंट हो टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग लेक्चर नंबर 1 में करस्पॉन्डेंस के बारे में जिक्र हो गया, फिर भी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। और इसी तरह से कॉन्ग्रेंट, देखें ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि स्टूडेंट थ्योरम नंबर 1 पे चले जाते हैं, 2 पे चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर यूज़ होने वाले सिंबल्स, पोस्टुलेट्स, टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में नहीं पता होता, तो इसलिए वो पहले सीखना ज़रूरी था। और अगर आप लेक्चर नंबर 1 को सीख चुके हैं तो इस वक्त आपके लिए कॉन्ग्रेंट और करस्पॉन्डेंस को समझना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। कहते हैं अगर ऐसा हो, आपने क्या करना होता है, स्टेटमेंट के, ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसके दो पार्ट्स कर ले। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर ले। कैसे? एक पार्ट है यहाँ तक, अनदर ट्रायंगल तक। कैसे पता चला? देखें आप याद रख लें, जब भी कॉमा या देन का वर्ड यूज़ हो तो आप समझ जाएं यहाँ तक थ्योरम का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक इसने जितनी भी बात कही हुई है ये सारी हम गिवन में लिखेंगे। ये सब कुछ हमें दिया हुआ है लेकिन हम ये सारे वर्ड्स को सिंबॉलिकली लिखेंगे। तो देख लें, मैंने आपसे कहा था कि लेक्चर नंबर 1 में आप सिंबल्स को सीख लें क्योंकि अभी हम सिंबल्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और देन या कॉमा के बाद जो कहा जा रहा है वो आपको प्रूव करना है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि अगर ये सब हो जो कंडीशंस दी हुई हैं, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। तो यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ABC और DEF, ठीक है जी। अब ये D प्राइम क्या है, इसने लाइन क्यों खींची है, इस पे आगे जाके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक खुद से फिगर अलग से बना के बता देती हूँ कि इसमें आपको किस तरीके से ट्रायंगल्स लेनी है।
मैं यहाँ पे एक रफली बनाती हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए जो भी एक्सप्लेनेशन हो यहाँ पे। ट्रायंगल ABC ये नाम दिया हुआ है उसने खुद से, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ट्रायंगल है उसने नाम दिया हुआ है DEF। अच्छा स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि ट्रायंगल्स के जो नाम होते हैं जी ABCDEF ही है, तो ज़रूरी नहीं है जी यही नाम हो, बल्कि मैं तो स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लिया करें। PQR रख लें, XYZ रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ट्रायंगल का नाम क्या है। बस आपकी सिंबल्स, आपकी इंफॉर्मेशन आपके डेटा के साथ मैच करनी चाहिए। ओके जी, अब देखें वो कहता है कि इफ़ टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, कहते हैं अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक नॉन इंक्लूडेड साइड, अब आप सिंबॉलिकली लें दो ट्रायंगल्स, एक नॉन इंक्लूडेड साइड और दो एंगल्स जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। हमने दो ट्रायंगल्स बना ली, ठीक है, ABC और DEF नाम लिख लिया। आप इनके कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि वो अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन याद रहे कि अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स में कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। मसलन A पॉइंट अगर यहाँ पे है तो कोई और यहाँ कोई और पॉइंट A ना हो, ठीक है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, रिपीटिशन ना आ रही हो अल्फ़ाबेट्स की। तो वो कह रहे हैं कोई से दो एंगल्स, तो आप अपनी मर्ज़ी के दो एंगल्स ले सकते हैं। यहाँ पे उसने एंगल A को लिया हुआ है एंगल D के कॉन्ग्रुएंट। ये करस्पॉन्डेंस है जी, करस्पॉन्डेंस को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल का आपने टॉप वाला एंगल लिया तो दूसरी ट्राइंगल का भी टॉप वाला ही एंगल लेना है, ठीक है। दैट इज़ द करस्पॉन्डेंस। फिर वो कह रहे हैं कि साइड BC जो है वो EF के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। एक कह रहा है कि एंगल B एंगल E के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल A एंगल D के कॉन्ग्रुएंट है। दो एंगल्स उसने ले लिए और एक साइड ले ली। साइड नॉन इंक्लूडेड, नॉन इंक्लूडेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने A और B दो एंगल्स लिए तो इनकी इंक्लूडेड वाली यही साइड आ रही है AB, जिन्होंने इस एंगल को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। जबकि AC या BC दोनों इसकी नॉन इंक्लूडेड साइड्स बन रही हैं। तो आप AC भी ले सकते हैं, BC भी ले सकते हैं। अब बुक वाले ने BC लिया है तो मैं इसी के अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ, इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने ले लेना। अब जो उसने स्टेटमेंट के शुरू में कहा था कि अगर एक ट्रायंगल की एक नॉन इंक्लूडेड साइड और दो एंगल्स ले लिए जी, उसने एक ट्रायंगल और दो एंगल्स और एक नॉन इंक्लूडेड साइड ले ली, तो कहता है कि अगर ये करस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रुएंट हो दूसरी ट्रायंगल के, यानी एंगल A कॉन्ग्रुएंट हो करस्पॉन्डिंगली एंगल D के, एंगल B कॉन्ग्रुएंट हो एंगल E के और साइड BC कॉन्ग्रुएंट हो एंगल EF के, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप प्रूव कीजिए कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। आप बस गिवन में वही लिखेंगे जो कॉमा या देन से पहले पहले कहा गया है, ठीक है। ये सब आपने सिंबॉलिकली लिख लिया, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है, वो कह रहा था कि देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, ठीक है जी। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब चलते हैं आगे। ये स्टेप्स हैं जी, आपने गिवन टू प्रूव की हेडिंग के साथ चलना है। आगे जो भी हेडिंग्स होंगी, कंस्ट्रक्शन है, जो कुछ भी है वो सब साथ लेके चलना है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कहता है, अच्छा आप ये भी याद रखिएगा कि हर थ्योरम में कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। कोई थ्योरम्स ऐसे भी आएंगे आगे जाएंगे जब जब आप, तो आपको समझ आता जाएगा कि कंस्ट्रक्शन किसी थ्योरम में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हमारे पास डेटा ही इतना काफ़ी होता है कि हम उससे अपनी इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, कंस्ट्रक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन दिस थ्योरम। कहते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये जो AC साइड है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है इस DF के। दिस इज अ सपोजिशन, कुछ भी सपोज किया जा सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए? कहते हैं हम एक पॉइंट लेते हैं D प्राइम। यहाँ पे सपोज कोई भी एक पॉइंट उसने ले लिया जिसका नाम है D प्राइम। अच्छा, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि आपने तो बोला था कि कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये D और D, तो बेटा ये दोनों D नहीं है, ठीक है, D प्राइम। और इसके अलावा भी कोई नाम लिखा जा सकता था। D ही क्यों लेके उसके ऊपर प्राइम लिया गया? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कोई D के साथ ही उसका कोई ख़ास रिलेशन है, ठीक है, जिसको आगे जाके वो डिस्कस करेगा।
इसलिए उसने इससे मिलता जुलता नाम रखा, लेकिन कम से कम वही नाम नहीं रखना। ठीक हो गया। कहता है एक पॉइंट लें डी प्राइम इस डी एफ के ऊपर सच दैट, इस तरह से आपने लेना है कि ए सी कॉन्ग्रेंट हो डी प्राइम एफ के, ये ए सी उस डी प्राइम एफ के कॉन्ग्रेंट हो जाए। सपोज किया कि ए सी डी एफ के कॉन्ग्रेंट नहीं है, बल्कि कोई डी प्राइम एक ऐसा पॉइंट है जो कि ई के साथ जॉइंट है। ठीक है, तो ये डी प्राइम एफ जो है वो अब छोटी सी साइड रहेगी ना इस पूरे से, अब डी प्राइम एफ के कॉन्ग्रेंट है ये ए सी, और फिर उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर लें ई के साथ। ये आपके पास कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब जो आपके पास ट्राइंगल्स हैं वो कुछ इस तरह से बन जाएंगी। अब ट्राइंगल ए बी सी तो मौजूद है ही अपनी जगह पे, साथ में जो ट्राइंगल अब आ गई है, आप सिर्फ इसको कंसिडर करें थोड़ी देर के लिए, डी प्राइम ई एफ, जिसमें आपको बी सी ई एफ के कॉन्ग्रेंट, ये तो पहले से गिवन है, एंगल बी को एंगल डी ई के कॉन्ग्रेंट कहा गया था ना। अब चूंकि एंगल ई कट के थोड़ा कम रह गया डी प्राइम की वजह से, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रही, और एंगल ए जो है वो एंगल डी के कॉन्ग्रेंट था। अब मुझे बताइए यहाँ पे डी है? नहीं है, क्योंकि मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ से यूँ समझिए कि मैंने एक कट आउट उठा लिया इधर से, तो अब मैं यहाँ पे एंगल मार्क नहीं कर रही। ठीक है जी, अब फिर आगे जाके बात करते हैं कि हमने सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल्स को क्यों कॉन्ग्रेंट लिया। क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि आगे जाके वो इस कंस्ट्रक्शन वाली दो ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करेगा। हालांकि प्रूव तो ये करना है ना, ट्राइंगल ए बी सी डी ए एफ के कॉन्ग्रेंट है, लेकिन उस पर वो एकदम से रीजंस नहीं है, नहीं जा सकता उस पर। तो वो क्या करेगा, खुद से उसने कंस्ट्रक्शन ली और एक छोटी ट्राइंगल उसमें से कट आउट ले लिया डी प्राइम ई एफ। अब वो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करेगा। इसका उसको क्या फ़ायदा होगा, ये भी थ्योरम करते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। प्रूफ आ गया जी आपके पास स्टेटमेंट्स और रीजंस के साथ। आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी बात ऐसी नहीं बोल सकते जिनकी रीज़न आपके पास नहीं है। आप रीजंस में सिर्फ गिवन की बात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डेफिनेशन या कोई फार्मूला यूज़ होता है जो कि अंडरस्टूड हो मैथमेटिक्स में, उसको यूज़ कर सकते हैं। खुद से ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आपने यहाँ नहीं लिखनी जिसके लिए आपके पास कोई रीज़न ना हो, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब देखें, अब उसके पास ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। वो कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी प्राइम ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में बी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के। क्या बी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के? जी हाँ है। क्या रीज़न है हमारे पास? गिवन है आपके पास, देख लें, आपको दिया हुआ था बी सी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो गिवन के हम रीजंस उठा सकते हैं। इसके अलावा कहता है एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट है। ये मैंने कहा ना, ये एंगल ए तो डी के कॉन्ग्रेंट था, हम नहीं ले सकते क्योंकि वो ट्राइंगल ही नहीं रही। इसी तरह से बी को हम यहाँ पे ई के कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते क्योंकि उस ट्राइंगल की वो आर्म ही नहीं रही। ठीक है, तो रह गया एंगल सी। तो ये एंगल सी कॉन्ग्रेंट है इस एंगल एफ के। अब कैसे देखें, वो कहता है कि अगर एक एंगल था, पहली वाली जो ट्राइंगल्स थी, ए वो कॉन्ग्रेंट था डी के, बी कॉन्ग्रेंट है ई के, तो लाजमी बात है जो तीसरी मेजरमेंट रह जाती है वो तीसरी मेजरमेंट की कॉन्ग्रेंट है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ए की कोई मेजरमेंट है 60 डिग्री, तो यहाँ पे डी की भी वही होगी। अच्छा, बी की कोई मेजरमेंट है फॉर एग्जांपल 30 डिग्रीज, तो यहाँ ई की भी वही होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अगर एक एंगल अंडरस्टूड है कि वो 60 है, दूसरा एंगल कंफर्म है कि वो 30 है, तो पीछे कितना बच गया 180 में से? 90 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो दूसरी तरफ ये भी 90 ही होगा क्योंकि ये भी तो 60 और 30 के ही आ रहे हैं। तो कह रहे अगर दो एंगल्स की मेजरमेंट सेम है तो लाजमी बात है जो तीसरा एंगल है वो भी तीसरे के ही कॉन्ग्रेंट आ जाएगा। इस रीज़न के साथ वो कह रहा है कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा क्योंकि एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल ई के और एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल डी के। अगर इन दोनों की मेजरमेंट सपोज हमें पता है तो फिर लाजमी बात है जो सी और एफ रह जाते हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट ही होंगे। ठीक है, इसलिए कहता है कि एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट होगा।
ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहते हैं जी कि ए सी, इस ट्राइंगल की साइड ए सी कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल की साइड डी प्राइम एफ के। ये साइड कॉन्ग्रेंट है इस डी प्राइम एफ के। कैसे? हमने ऊपर सपोज कर लिया था कि ये ए सी डी एफ के कॉन्ग्रेंट नहीं है बल्कि डी प्राइम एफ के कॉन्ग्रेंट है। तो हम सपोजिशन या कंस्ट्रक्शन से कोई भी वैल्यू रीज़न उठा सकते हैं। ठीक है, अब आप ज़रा यहाँ पे गौर करें कि इम्पॉर्टेंट बात वो ये, वो कहते हैं जी कि बी सी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, ये साइड ले रहा है, बी सी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट है, ये एंगल लिया इस एंगल के, और ए सी डी प्राइम एफ के, यानी ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट थी, और यहाँ वाला ये एंगल भी कंसिडर किया। अब ज़रा आप गौर करें, ये दोनों साइड्स और ये एंगल, इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड बन रहा है। सेम इज़ द केस, दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था कि जब दो साइड्स और एक एंगल करस्पॉन्डिंगली किसी दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, और एंगल भी उन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल होगा जो उनको होल्ड किया हुआ होगा, तो हम कहेंगे कि वो एक पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर, दिस इज द सिंबल फॉर देयरफॉर, सिखा चुकी हूँ जी मैं आपको सिंबल्स में लेक्चर नंबर 1 में। देयरफॉर जो ट्राइंगल आपने ए बी सी ली, अब वो कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल डी प्राइम ई एफ की। क्या रीज़न है आपके पास? रीज़न है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्राइंगल ए बी सी को डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, ये तो डी प्राइम ई एफ के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया, तो इसका क्या फ़ायदा है जी? फ़ायदा मैं अभी आपको बताती हूँ। देखें, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट होता है। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी प्राइम ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है कि उनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर कहते हैं हेंस एंगल बी, अब इस ट्राइंगल में जो एंगल बी है वो कंफर्म हो गया कि एंगल डी प्राइम ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। पहले हम नहीं मार्क कर सकते थे क्योंकि वो पार्ट ही नहीं था। ठीक है, अब जब के दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल बी इस डी प्राइम ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। क्या रीज़न है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कह सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, अब आप यहाँ ज़रा एक बात पे गौर करें, हमने गिवन में ये पढ़ा था कि एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रेंट है, जबकि अभी जो हमारे पास रिजल्ट निकला हम कह रहे हैं एंगल बी एंगल डी प्राइम ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। तो ये तो दो अलग बातें हो गई। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एंगल बी, ये एंगल बी एंगल ई के भी कॉन्ग्रेंट हो जब ये पूरा एक बड़ा एंगल था, और जब हम प्रूव कर चुके हैं तो एंगल बी अब एंगल डी प्राइम ई एफ इस कम मिकदार वाले एंगल के भी कॉन्ग्रेंट है। मतलब पहले वो इतना था ना पूरा ई, और अब ये डी प्राइम ई एफ के भी कॉन्ग्रेंट है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी दो सेम चीज़ें कोई दो डिफरेंट के इक्वल आ जाएं तो हम कहेंगे कि वो दोनों डिफरेंट भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। मतलब एंगल बी की अगर वही मेजरमेंट है जो डी प्राइम ई एफ की है, और बी की वही मेजरमेंट है जो डी ई एफ की है, तो इसका मतलब है डी प्राइम ई एफ और डी ई एफ भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, इसको कहते होते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो हम कहेंगे इसका मतलब है कि ये जो डी प्राइम ई एफ है एंगल, ये डी ई एफ के भी कॉन्ग्रेंट होगा। दैट इज़ द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये जो डी ई एफ था एंगल, वो डी प्राइम ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। यानी मैं यूँ कहूँ कि दो अलग अलग आर्म्स हैं, हालांकि मेजरमेंट सेम है। सपोज़ कोई 79 डिग्रीज़ है और ये कोई 80 डिग्रीज़ है। फॉर एग्जांपल जो बाहर वाली आर्म से एंगल बन रहा है वो कोई 80 डिग्री है। क्या ऐसा मुमकिन है कि 79 डिग्री 80 डिग्री के इक्वल हो? भले 1 डिग्री का फ़र्क हो, लेकिन फ़र्क तो है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये दो अलग आर्म्स नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर दो आर्म्स से बनने वाला एक सिंगल एंगल विद सिंगल वर्टेक्स के साथ हम कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेंट है, सेम है, इसका मतलब है ये दो अलग आर्म्स नहीं हैं। अगर ये दो अलग आर्म्स नहीं है तो इसका मतलब है ये दो अलग पॉइंट्स भी नहीं है डी और डी प्राइम। इससे ये रिजल्ट निकला कि दिस इम्प्लाइज दैट, इससे ये पता चला कि ये जो ई डी था, ये जो ई डी था वो ई डी प्राइम के कॉन्ग्रेंट है, ये कोई दो अलग आर्म्स नहीं है। देखिए अब रिजल्ट से रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों अलग आर्म्स नहीं हैं
तो फिर क्या है, कहते हैं इसका मतलब ये है कि ए सी डी एफ के ही कॉन्ग्रेंट है। हम शुरू में कह रहे थे ना सपोजिशन में कि ये डी एफ और ए सी आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है। अब हमने जो कुछ रिजल्ट से रिजल्ट निकाला, हम तो इस नतीजे पे पहुंचे कि ए सी और डी एफ कॉन्ग्रेंट आ गए हैं, मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। अच्छा, इस सब को करने का क्या फ़ायदा हुआ? इस सब को करने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें कंफर्म हो गया कि ए सी साइड डी एफ के कॉन्ग्रेंट है। मतलब इतनी सारी मेहनत, इतना सारा जो उसने पोस्टुलेट के ज़रिए कॉन्ग्रेंट प्रूव किया और रिजल्ट से रिजल्ट निकाला, उसको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि ए सी और डी एफ आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं था। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन बढ़ गई है। पहले सिर्फ ये इंफॉर्मेशन थी जो गिवन में थी, सिर्फ बी सी और ई एफ के बारे में पता था। अब हमें ये भी पता चल गया कि ए सी और डी एफ भी आपस में कॉन्ग्रेंट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब वो थ्योरम की असल पार्ट की तरफ आता है। अब वो कहते हैं हम असल करस्पॉन्डेंस लेते हैं, जो असल दो ट्राइंगल्स गिवन थी, ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग विद ट्राइंगल डी ई एफ। क्योंकि देखें डी प्राइम तो हमने खुद से लिया था ना, ए बी सी और डी ई एफ तो असल ट्राइंगल्स थी। उन दोनों की करस्पॉन्डेंस की तरफ वापस आ गया, क्योंकि जो उसने सपोजिशन ली थी वो उसकी रॉन्ग प्रूव हो गई। बल्कि फ़ायदा ये भी हुआ कि उसको एक रिज़ल्ट भी मिल गया कि ए सी डी एफ के कॉन्ग्रेंट। अब इस रिज़ल्ट को वो यूज़ करके आगे क्या कहता है, लेट्स सी। अब दो ट्राइंगल्स को, ये जो दो करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, इनको करेगा कॉन्ग्रेंट प्रूव बाय द हेल्प ऑफ अ पोस्टुलेट। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा पोस्टुलेट यूज़ करता है। सबसे पहले कहता है जी कि बी सी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। बी सी ई एफ के ही कॉन्ग्रेंट है, हम गिवन में पढ़ चुके हैं, रीज़न है ना हमारे पास। बी सी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, क्या रीज़न है जी, गिवन में था। ओके, नेक्स्ट कहता है ए सी डी एफ के कॉन्ग्रेंट है, यानी ये साइड ए सी इस साइड डी एफ के कॉन्ग्रेंट है। क्या से, अभी अभी हमने प्रूव किया ना, इसलिए उसने रीजंस में प्रूव लिख दिया। दो साइड्स की बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट कहता है एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट है। एंगल सी एंगल एफ, ये एंगल सी यानी इन दोनों का ये वाला एंगल, इन दोनों साइड्स का ये एंगल, कहता है एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट है। क्या जी, गिवन। आप मुझे बताइए, क्या एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट गिवन में कोई ऐसी बात हुई है? नहीं हुई। सो दैट इज़ द मिस्टेक इन दिस बुक, दिस इज नॉट द रीज़न। गिवन में नहीं हुआ, बल्कि एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट है, ये हम ऊपर स्टेटमेंट नंबर 2 में बात कर चुके थे, और वो किस तरह, रीजंस के साथ। तो ये प्रूव्ड है, आप इसको इस प्रूव्ड की रीज़न दे सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कह सकते गिवन, क्योंकि ये गिवन में नहीं था। सो दिस इज द मिस्टेक। एनीवेज, एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट बहरहाल है, ये दो साइड्स ली और एक एंगल लिया, ये दो साइड्स और एक एंगल, और आप देख सकते हैं दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है। दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल, एंगल को रखना है दरमियान में क्योंकि इंक्लूडेड है। तो ये बनता है जी एक पोस्टुलेट, जिसको हम पहले लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दो साइड्स और एक एंगल की हेल्प से हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल्स जो हमने करस्पॉन्डेंस में ली थी, अब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, देयरफॉर हैंस सो, ये सिंबल भी बता चुकी हूँ। सो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं बाय द हेल्प ऑफ एस ए एस पोस्टुलेट, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एस ए एस इज कॉन्ग्रेंट टू एस ए एस। हेंस प्रूव्ड कि अगर कोई भी दो एंगल्स और एक नॉन इंक्लूडेड साइड एक ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट हो, करस्पॉन्डिंगली नॉन इंक्लूडेड साइड और एंगल्स के, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट if two angles and a non-included side of one triangle are congruent to the corresponding angles and non-included side of the another triangle, then the triangles are congruent. So this is the theorem जो कि हमें प्रूव करना था, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट, मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की, अगर कोई ऐसा पॉइंट फिर भी रह गया हो या ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में अभी भी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको उसका आंसर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।